एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच संगीत के मशहूर फनकार राजेश कुमार शाह जी मौजूद हैं, जो वर्तमान में बतौर संगीत शिक्षक कार्यरत हैं। इन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी अपनी गायकी का जलवा बिखेरा है और कई अवार्डों से सम्मानित भी हुए हैं। तो आइए मिलते हैं राजेश कुमार शाह जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। राजेश जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ साथ आपके तमाम जुड़े हुए दर्शकों का भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि बातों का सिलसिला शुरू हो, इससे पहले कि आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। एक गज़ल मैं सुनाता हूँ। जी वो मेरी अपनी गज़ल है। जी ये दुष्यंत की रचना ही है। जी और गज़ल यूँ तो उर्दू ज़बान में हुआ करती थी, लेकिन दुष्यंत जी ने हिंदी में बहुत सारी गज़लें लिखी जी जो आम जन तक पहुंचने में सफलता मिली गज़ल गायकों को भी, जी कि हिंदी के माध्यम से हम गज़ल को आम जन तक पहुंचाते हैं। पहुँचाएँ। तो दुष्यंत की एक गज़ल थी कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। वाह, उसको मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। स्वागत है। और जब हमने पहला एक एल्बम भी बनाया था तो पहली शुरुआत हमने इसी से की थी। जी मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ क्या बात है, वाह वाह। वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। वाह। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुरीली आवाज़ है, बिल्कुल सरस्वती का आवाज़ जिसे कहते हैं। राजेश जी, मैं यह जानना चाहूँगी कि संगीत के प्रति रुझान आपका कब से शुरू हुआ? संगीत यूँ कह सकते हैं कि जन्मजात है मुझ में। जी जब मैं बहुत छोटा था, बहुत कम उम्र का था, जी तो जैसे बच्चे गाते हैं, गुनगुनाते हैं घर में, बाथरूम में, जी कहीं चलते फिरते राह में, खेलते कूदते, तो उसी तरह मैं कर रहा था। तो मेरे गांव में ही अरुण जी थे, एक शिक्षक जो हमें बचपन में ट्यूशन भी पढ़ाते थे, जी और उनकी एक मंडली चलती थी जो सरस्वती संगीत संघ था, और फिर वो कालांतर में परिणत हो गया भारतीय जननाट्य संघ इप्टा में। जी और उनको लगा पढ़ाते पढ़ाते कि इसमें कुछ संगीत की टैलेंट है, तो उन्होंने हमको अपने ग्रुप में इप्टा में बुलाया, और फिर इप्टा से मैं जुड़ गया। रानी में इप्टा थी, भारतीय जननाट्य संघ की रानी में इकाई थी, और उससे मैं जुड़ गया। और जुड़ने के बाद मुझे जैसा पता है कि बेगूसराय ज़िले के शायद ही कोई ऐसा गांव हो, पंचायत हो जो
छूट गया हो जहाँ हम नहीं गए हो, गाना के वजह से। जी और हर गांव में, हर कस्बे में गए हैं और जनगीत के प्रति मेरा रुझान बढ़ गया। बचपन से ही गाते गाते आम जन की जो समस्या है, महिलाओं की समस्या है, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, छात्रों की समस्या, जी मतलब जिनकी भी समस्या है, हर समस्या के पास मेरे पास एक गीत है। जी और मैं हर समस्या के साथ जुड़कर, चाहे वो किसान का आंदोलन हो, मजदूर का, शिक्षक का आंदोलन में भी हमने गीत गाया है। जी और गाते 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 एक अपनी पहचान हो गई हमारी बेगूसराय जिले में। बिल्कुल। और फिर मैं बेगूसराय से ऊपर उठने की भी कोशिश की और उस दरमियान 2000 ईस्वी में हमने आकाशवाणी से जुड़ा। जी आकाशवाणी, चूँकि हम लोग का जोन दरभंगा पड़ता है, जी लेकिन दरभंगा बहुत कम लोग सुनता था, पटना ज़्यादा बजता था और आज तक जुड़े हुए हैं। फिर बीच में हम रांची चले गए, झारखंड में, जी तो फिर हमने रेडियो ट्रांसफ़र करा लिया रांची में जी और रांची रेडियो में गाए, रांची में दूरदर्शन में भी गाए, जी पटना में भी दूरदर्शन में गाए। और गोपाल सिंह नेपाली का एक कार्यक्रम हुआ था जो डीडी भारती आयोजित कर रहा था, तो उसके लिए भी हमने गाया। और बेटियों के लिए कार्यक्रम अभी कुछ साल पहले जी नीतीश जी के माध्यम से उन्होंने हुनरमंद बनाने की एक योजना बनाई थी और उसके लिए बनेगी बेटियां बिहार की हुनरमंद। जी इसको भी मैंने अपने संगीत में ढाला और गाया, जो पूरे बिहार में, पटना में उसका आयोजन हुआ था, जी उसमें भी मैंने शिरकत की। तो जैसा कि राजेश जी अभी आपने बताया, इप्टा की चर्चा चली, तो इप्टा में आप सक्रिय कार्यकर्ता थे, तो वहाँ जनगीतों की बातें होती हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को एक दो जनगीत सुनाएं। हाँ हाँ, देखिए इप्टा में बहुत ही जो उसका मेन थीम था कि हम किसके लिए गाते हैं। जी तो जैसे डॉक्टर आनंद नारायण शर्मा की एक रचना थी कि मैं कभी हूँ गांव के अनगिनत किसानों का, गाया करता हूँ गीत खेत खलिहानों का। खेत खलिहानों का। आनंद नारायण शर्मा जी प्रिंसिपल हुआ करते थे PSM कॉलेज में, उन्होंने लिखा, मैं उसको भी गाया, सुनाता हूँ थोड़ा सा उसको। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। मैं कवि हूँ गाँव के अनगिनत किसानों का, गाया करता हूँ गीत खेत खलिहानों का, गाया करता हूँ गीत खेत खलिहानों का। अविराम घाम में खड़े कुदाल चलाते हैं, जो ठिठुर शिशिर की निष्ठुर रात बिताते हैं, जो बंजर माटी से सोना उपजाते हैं, फिर भी दो मुट्ठी अन्न नहीं खुद पाते हैं, उनकी हारों को जीत बनाया करता हूँ, मैं पीड़ा को संगीत बनाया करता हूँ। मैं कवि हूँ लाखों मेहनत कश मजदूरों का, अंकित करता आख्यान विवश मजबूरों का, गाया करता हूँ गीत खेत खलिहानों का। वाह, बहुत ही खूबसूरत। और इसी तरह की रचना जी अभी जस्ट दिनकर जी की जन्म दिवस पर ही हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ पूरे ज़िले में मनाया गया था। और उन्हीं के गांव के एक कवि थे रामाज्ञा राय शशिधर जी, और उन्होंने इप्टा के लिए एक गीत लिखा कि वो सारे हमारी कतारों में शामिल, कौन कौन से लोग जो इप्टा की कतारों में शामिल हैं, हमारी कतारों में शामिल है, जिसे हम चाहते हैं, आम जन चाहती है। देखिए वो मैं आपको रचना सुनाता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है।
वो सारे हमारी कतारों में शामिल, वो सारे हमारी कतारों में शामिल, वो सारे हमारे कतारों में शामिल। कौन कौन से कतार में है देखिए। मूरतें मंदिरों की लहू से सनी, मस्जिदें जिनके भाई का कातिल बनी, जिनके निर्दोष सर यूं उतारे गए, जो मनुज की हिफाजत में मारे गए, रोटियों के लिए जिनका उखड़ा है दम, वो सारे हमारी कतारों में शामिल। छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम भी चलता है इसके भी स्टूडियो में, हमने देखा है जी। और इसकी अगली पंक्ति जो रामज्ञा राय जी ने लिखा वो भी बच्चे, स्कूली बच्चों के लिए जी। आज भी जो, ये सॉरी थोड़ा सा स्केल चेंज हो गया क्योंकि हारमोनियम नहीं है। वो सारे हमारी कतारों में शामिल, आज भी जो स्कूलों से लौटे नहीं, जिनके कपड़े कलम ही मिले हैं अभी, होठ सदियों से जिनके हैं तुमने सिए, स्याह साए में बंदूक के जो जिए, जिनके सीने में पैवस्त दुनिया का गम, वो सारे हमारी कतारों में शामिल, वो सारे हमारी कतारों में शामिल, वो सारे हमारे कतारों में शामिल। राजेश जी, जहाँ तक अभी बातों बातों में आपने बताया कि सन 2000 में आप आकाशवाणी पटना और रांची से जुड़े और जुड़कर रेडियो और दूरदर्शन के लिए गाना गाया, तो वहाँ के अनुभवों के बारे में हमें बताएं। देखिए, दूरदर्शन रेडियो में जी पहले बहुत सारे लाइव कार्यक्रम होते थे जी। और लाइव जो कार्यक्रम होता था उसमें क्या होता, जैसे हम आप बैठ के बात कर रहे हैं तो वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जी। और पहले एक रेडियो में कार्यक्रम हो रहा था मुखिया जी वाला, पटना में आप सुने होंगे, बहुत पहले, जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे जी। तो उस वक्त लाइव जो कार्यक्रम था वो डायरेक्ट, जैसे हम आप बैठे हैं और कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ब्रॉडकास्ट भी लगातार चल रहा है। आप जो भी गलत सही बोल देंगे वो चला जाएगा लाइव। तो उसी में बच्चों का कार्यक्रम था और बच्चों ने कह दिया गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। जी। ये गांव गली में घूम रहा था, ये बच्चे को क्या पता कि ये कार्यक्रम रेडियो से हो रहा है जी। बच्चे बोल दिया और इस पर सवाल हो गया। उस दिन से लाइव भी जो कार्यक्रम होता है तो पहले वो रिकॉर्डिंग होता है, फिर उसको सुन के कहाँ उसको एडिट करना है, कहाँ जो चीज़ नहीं जाना चाहिए वो कट जाएगा और तब से ये आया प्रचलन में कि अब लाइव कार्यक्रम को भी पहले सुनेंगे क्या है तभी हम टेलीकास्ट करेंगे। बिल्कुल। तो ये रेडियो में चलता था और रेडियो की जो रिकॉर्डिंग होती है, अभी भी होती है, रेडियो में जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें आप कट पेस्ट नहीं कर सकते। जो आप बैठ के गाते हैं बहुत सिंपल, इसी तरह से स्टूडियो रहता है और उसमें बैठ के गाते हैं और उसमें बहुत सारा मॉडिफाई नहीं किया जाता है, इसलिए रेडियो का प्रसारण अब बहुत कम हो रहा। FM जो आ रहा है वो थोड़ा इसमें नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही है जी, तो इसलिए FM का प्रचलन बढ़ रहा है। जी। राजेश जी, जैसा कि मुझे पता है कि आप कला संस्कृति विभाग के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं, तो कुछ ऐसे कार्यक्रमों के बारे में बताएं और वहाँ की उपलब्धि के बारे में हमें बताएं। देखिए, जैसे कला संस्कृति विभाग है जी, तो जिस समय 1993 की एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जी, कि बिहार के कला संस्कृति खेल कूद युवा कार्य विभाग जो है
वो एक प्रतियोगिता आयोजित की थी और वो प्रतियोगिता कॉलेज के लेवल से लेके जिला लेवल पर आया, यूनिवर्सिटी लेवल पे, और फिर वो इंटर यूनिवर्सिटी और वो राज्य स्तरीय कंपटीशन हुआ। वो हुआ था 1993 में। उस समय झारखंड नहीं था जी, बिहार झारखंड मिलके एक बिहार ही था जी। और उस प्रतियोगिता में हमने तिहाई कॉलेज का स्टूडेंट रहा, RBS कॉलेज तिहाई में, तो उस कॉलेज से शुरुआत की। कॉलेज का हर कॉलेज का कंपटीशन बेगूसराय में हुआ, दिनकर भवन में, और उसमें हमने प्रथम स्थान हासिल किया। और फिर इंटर कॉलेज करके हुआ यूनिवर्सिटी लेवल पे, जिसमें दरभंगा यूनिवर्सिटी और भी जो भी यूनिवर्सिटी हैं वो सभी यूनिवर्सिटी आई जी। और वहाँ भी हमारा जो गाना था वो लोकगीत में प्रथम स्थान हासिल किया जी। और फिर हमें बिहार के लिए चुना गया और हमारे साथ 3 लड़कियां थी, 3 लड़के थे, मतलब 8 लोगों का ग्रुप था जी। और उसमें निर्देश भी था कि ग्रुप में 6 ही लोग रहेंगे, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट जो रहेगा वो ग्रुप से अलग रहेगा। तो इसलिए 3 लड़के थे, 3 लड़कियां थी, एक हम हारमोनियम बजाते थे, एक हमारे साथ एक वीरेंद्र था, हमारा बचपन से ही हमारे साथ बजाता था, वो ढोलक बजाता था। तो रांची में उसकी प्रतियोगिता आयोजित हुई पूरे बिहार लेवल पर और फिर वहाँ भी जाके हमने प्रथम स्थान हासिल किया था 1993 में जी। लोकगीत में। और उसके बाद फिर ये प्रतियोगिता के बाद फिर वापस वहाँ से आ गए और फिर हमारे कार्यक्रम इसी तरह चलते रहे। जी। तो राजेश जी, आप आकाशवाणी में थे, तो आकाशवाणी में रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस था? किस प्रक्रिया से गुजर के आप वहाँ पे? देखिए, आकाशवाणी में क्या है कि गायक जो है जी, उसकी कोई नियुक्ति नहीं होती है जी। वो जो भी गायन के क्षेत्र में है वो उसमें एक एप्लीकेशन आता है जी। B ग्रेड के लिए पहले क्वालिफाई करते हैं तो उसमें 15 गानों का लिस्ट देना पड़ता है। अच्छा। वैसे कवि की रचना जो रेडियो से अप्रूव्ड है, जी। मतलब जो आम लोग लिख रहे हैं उनकी रचना आप नहीं गा सकते हैं, जैसे दिनकर जी हुए, इस तरह के दुष्यंत कुमार हुए, गोपाल सिंह नेपाली हुए, महादेवी वर्मा हुए, ऐसे ऐसे जो भी कवि थे, जयशंकर प्रसाद हुए जी। इन सब की रचना आप वहाँ लिस्ट भेजिए 15 गाने का और फिर 15 गाने के बाद आपको बुलाया जाएगा जी। आपको कॉल किया जाएगा और जब कॉल में जाएंगे तो वहाँ आपके सामने कोई नज़र नहीं आएंगे, स्टूडियो में आप बैठेंगे अकेले जी। और जो भी आपको अंदर से पूछेंगे वो भी स्टूडियो में है, सामने शीशा लगा हुआ, वो पर्दा से ढका हुआ। अच्छा। न उसको आप देख सकते हैं न हम उसको देख सकते हैं, न वो हमको देख सकते हैं जी। वहाँ से जो बोलेंगे हम यहाँ स्पीकर में सुनेंगे, हम जो बोलेंगे माइक में वो वहाँ सुनेंगे जी। मतलब पारदर्शी कि हमने चेहरा देख के पहचान के ऐसा सिलेक्शन नहीं किया है जी। और फिर आपने जो लिस्ट दिया है पहले कहेगा कि अपने मन से इसमें से जो आपको पसंद है आप एक सुनाइए। उसमें हारमोनियम बजाना नहीं है जी। उसमें 2 स्वर सा और प, सा और म जो भी गाने में लगते हैं उसको दबा के फिर आप गाइए और वो सुन के आपका सिलेक्शन करेंगे। अगर पास किए तो फिर आपका 5 साल के अपॉइंटमेंट होगा। 5 साल के बाद फिर आपको वहाँ से आएगा कि आपको फिर से इंटरव्यू देना होगा, फिर से आप पास करेंगे तभी आप फिर 5 साल के लिए गाएंगे और ये प्रक्रिया चलते रहते हैं, हर 5 साल पे आते रहते हैं। और फिर जब उससे आगे बढ़ना चाहेंगे तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग ही जाएगी दिल्ली। जब बिहाई के लिए हम अप्लाई किए थे तो मेरी रिकॉर्डिंग हुई पटना रेडियो में और वो रिकॉर्ड दिल्ली चला गया। दिल्ली में भी उन्होंने सुन के ही जजमेंट करना है कि सुन के क्या सही है कि नहीं है, बिहाई ग्रेड देने लायक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको वहाँ से फेल भी कर सकता है जी। फेल कर दिया तो आप फिर B ग्रेड में नहीं गा सकते। नहीं, फिर से आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना होगा। अगर उसको लगा कि नहीं बिहाई अभी हम नहीं देंगे लेकिन इसको फेल नहीं करने लायक है तो वहाँ से आपको फिर 5 साल के लिए अप्रूव कर देगा कि B के लिए। अच्छा। तो हमने बिहाई के लिए जब आप आवेदन किया था, गाने भेजे थे तो वहाँ से हमको फेल नहीं किया, वो फिर B में ही छोड़ दिया कि अभी बिहाई क्वालिफाई नहीं किए हैं, अभी 5 साल और गाइए जी। और वही क्रम अभी चल रहा है। चलिए, और भविष्य के लिए भी काफ़ी शुभकामनाएं राजेश जी आपको। राजेश जी, मैं चाहूँगी कि आप अपनी
कोई पसंदीदा एक गज़ल हमारे दर्शकों को सुनाएं जो अच्छा। आपको काफ़ी पसंद है। देखिए, पसंद मैं बहुत ज़्यादा आम कार्यक्रम में ज़्यादातर गज़ल ही गाते हैं, जी और लगभग जो भी गायक आजकल हैं पहले से, जैसे पंकज उधास जी थे, चंदन दास जी थे, गुलाम अली साहब थे, मेहदी हसन साहब थे, जी और इन्हीं सब की गज़लें हम गाते थे जी और आज भी गा रहे हैं। मैं आपको एक गज़ल सुना रहा हूँ। जी किनकी गज़ल आप सुनना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगी कि आपकी जो अच्छा। पसंदीदा गज़ल है। हम एक चंदन दास की गज़ल सुनाते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। जो आम लोग पसंद करते हैं। जी देखिए, ऐसे क्या बात है, तेरे वाह। बगैर जिए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम। क्या बात है, वाह वाह। ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। तुम जिंदगी है तुझसे रहे दूर किस तरह, मर मर के जी रहे हैं तेरे गम में इस तरह, तेरे गम में इस तरह, कांधों पे अपनी लाश लिए जा रहे हैं हम, वाह। जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। वाह ये चंदन दास की गाई हुई गज़ल थी। जी। ये गुलाम अली। हाँ बोलिए। मेरी पसंदीदा गज़ल तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अच्छा, मैं चाहूँगी ये जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई हुई ड्यूट गज़ल है। जी आपने फरमाइश की है, हम सुना रहे हैं। बिल्कुल आपके साथ साथ आपके तमाम दर्शकों के लिए भी। बिल्कुल। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, वाह। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, जिंदगी धूप
तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। और इस गज़ल में एक बहुत ही अच्छी अगली पंक्ति है जी। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्या बात क्यों है। गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वाह, बहुत ही खूबसूरत राजेश जी आपकी आवाज़ है। ऐसा लग रहा है कि वक्त यहीं थम जाए और हम आपके गीतों को बस सुनते रहें। जी। राजेश जी, आप एक अच्छे उम्दा गायक हैं, लेकिन गायक से शिक्षक बनने तक का सफ़र, ये आपके मन में कैसे आया शिक्षक बनने का? देखिए, जब मैंने जो गाना सीखा है वो विधिवत किसी गुरुजी से नहीं सीखा। जी। विधिवत जिसे कहते हैं, कभी आप मिल गए तो कुछ आपसे सीख लिया, इसी तरह कभी सुदामा सर मिल गए, उनसे कुछ सीखा। जी। यूँ हाल के दिनों में हमने पंडित रामप्रीत शर्मा जी से शास्त्रीय संगीत के कुछ गूढ़ चीज़ सीखे हैं जी। और इसलिए हमने उन्हें गुरु भी माना है। तो मैं जो सीखा हूँ वो किसी एक गुरु से नहीं, बल्कि आप समझिए ये कि मेरे जितने चाहने वाले हैं उनके आशीर्वाद से ही हमने सीखा है। आपको सुन के आपसे सीखा है, जगजीत सिंह को सुन के हमने उनसे सीखा है जी। चंदन दास जी से सुना है उनकी गज़ल को और उनसे सीखा है। इसी तरह से हमारा ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन जो डिग्रियां होती है जी। जिसके बदौलत आज हम टीचर हैं, जी। तो उसके लिए डिग्री चाहिए। सिर्फ गा के आप टीचर नहीं बन सकते हैं, उसके लिए डिग्रियां चाहिए। और वो डिग्रियां जो है हमने सुदामा जी के सेंटर से लिया है। और फिर हम खगड़िया में गए, वहाँ से हमने एमए की डिग्री ली है प्राचीन कला केंद्र से, और मास्टर्स डिग्री। और हम जब कॉलेज की दिनों में पढ़ रहे थे जी। तो हमने एक सब्जेक्ट में भी संगीत रखा था, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में। और उसी ग्रेजुएशन का जो डिग्री है हमें टीचर बनने में योगदान किया है, और उसी आधार पर हमें शिक्षक में नियुक्ति भी मिली है जी। और ये शिक्षक की नियुक्ति बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कलाकारों के लिए जी। चूँकि है क्या कि जो भी कलाकार हैं, जो कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो अगर बचपन से उनमें अगर टैलेंट है तो वो अच्छी जगह पे उसकी शिक्षा लें। जी। यूँ ऐसे गाते गाते आपके उम्र ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपको जब नॉलेज होता है, ज्ञान होता है कि हमें ये सीखना था जी। तब आप सीखने अगर जाते हैं तो आपकी उम्र ख़त्म हो जाती है जी। और तब फिर आप उतना ज़्यादा राइज नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो और जब राइज नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ मजबूरी हो जाएगी कि आगे जब आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आएगी, माँ बाप की जिम्मेदारी आएगी, तो आप फिसल जाएंगे। जी। इसलिए हम जो गाना बजाना किया तो मेरे परिवार में ये गाना बजाना था नहीं जी। संगत में हमने गाना बजाना सीखा, इसलिए आज तक हमने घर में हारमोनियम आज तक नहीं बजाया। आज तक नहीं बजाया। हम जब भी बजाते हैं तो अपने संस्था में बैठ के, किन्हीं के यहाँ, मित्र के यहाँ बैठ के वहीं पर अभ्यास। तो आपके बच्चे क्या इस संगीत में इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि आप अभी तक हाँ अपनी लाइफ में अभी तक आपने घर में कभी हारमोनियम नहीं बजाया, तो बच्चे क्या इंटरेस्टेड हैं संगीत से? हमारे 2 बच्चे हैं जी। और उसमें जो बड़े बच्चे हैं उनको संगीत से कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। और छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा इंटरेस्ट रखता है जी। तो उसके लिए कभी कभी घर में भी हम, चूँकि अब परिवार से
अलग बेगूसराय में रह रहे हैं, जी, जी। तो यहाँ बेगूसराय जो हमारा डेरा है, जी, जो रेंट पे रहते हैं, जी। उसमें एक हारमोनियम रखे हैं, जी, तो उसमें बच्चे घर में बजाते हैं। जी। लेकिन जो हमारा पैतृक आवास है वहाँ नहीं बजाते। वहाँ आज तक नहीं बजाया हमने। राजेश जी, जैसा कि देखा गया है कि कुछ बच्चे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, वो चाहते हैं कि संगीत में अपना करियर बनाएं, लेकिन उन्हीं के कुछ पेरेंट्स होते हैं, ऐसे कुछ पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, आप अच्छी डिग्री लो और अच्छे जॉब में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन कला के क्षेत्र में आपको नहीं जाना है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है जी, चाहे आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, जो भी बनिए, अगर आपके साथ संगीत है तो आपके पास सुकून है। जी, क्योंकि जब आप डॉक्टर हैं और जब अपने क्लिनिक से थक के परेशान होके जब आप घर आते हैं तो आपको सुकून कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि शांति की ही खोज में दुनिया भटक रही है। बिल्कुल। लोग जितना भी है, लोग भरमार हैं, करोड़ों लोग हैं इस देश में, इस दुनिया में अरबों अरब लोग हैं, बिल्कुल, लेकिन चैन सुकून किसी के पास नहीं है। हर कोई अपने आप को आज भी इतनी घनी आबादी में भी अपने आप को अकेला समझ रहा है, लेकिन संगीत के माध्यम से वो चीज़ दूर हो जाती है। अगर आपके पास संगीत है जी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप संगीत में ही कैरियर बनाएं। अगर आपके पास संगीत की इच्छा है तो आप उसको दबाइए नहीं, उसको बढ़ाइए, ताकि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे जी, तो आपको ये सुकून देगा। जब आप कहीं से भी आएंगे, घर में बैठ के अगर एक गाना बजाते हैं हारमोनियम से जी, तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। राजेश जी, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आपके कई कैसेट्स मार्केट में आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपकी जो कैसेट की रिकॉर्डिंग है वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए, हमने कैसेट की जब बात की जी, तो एक ज़माना था, आप बेगूसराय के सबसे चर्चित गायक सरवन साज का नाम जी, सुनते जी, हैं। बिल्कुल। और एक ज़माना समय ऐसा था कि वो हमारे आसपास नहीं थे, जी, लेकिन चूंकि हमने जिस क्षेत्र को चुना, जिस गाने को चुना, वो आम के लिए बहुत दिक्कत थी, और उन्होंने जो चुना, जो समय चाह रहा था कि बुढ़वा दिल के धक्का मार, बिल्कुल, बिल्कुल, और उससे वो स्टार हो गया जी। और हम वही हैं। लेकिन इसके लिए हमें कोई ये नहीं है कि हम काहे नहीं स्टार हुए, जी, हम भी अपने जगह पे एक बिल्कुल, स्टार आप सुपरस्टार हैं, बिल्कुल। तो स्टार नहीं, सुपरस्टार तो हैं। सरवन जी लाइट में आए जी, और उनको लोग जानने लगा, हमें भी लोग जानते हैं, लेकिन अब वो आज के दौर में चल रहे हैं, जी, हम उस दौर में नहीं चल रहे हैं। जी, हमारा दौर अलग है, हम एक अलग चीज़ को चुने हुए हैं जी, कि हम गज़ल गाते हैं, हम जो ऐसा गीत गाते हैं जिसमें आप सपरिवार बैठ के एक साथ, जी, अपने बच्चे के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने बहन भाई सबके साथ बैठ के परिवार में हमारे गाने को आप सुन सकते हैं। जी। राजेश जी, आप हमारे केवी स्टूडियो आए, तो यहाँ आके आपको कैसा लगा? देखिए, केवी स्टूडियो में आके हमें बहुत अच्छा लगा, जी, क्योंकि बेगूसराय में एक इस तरह की प्रयोग है, जी, और ये प्रयोग डॉक्टर रोशन कुमार जी कर रहे हैं, जी, क्योंकि वो डॉक्टर हैं और संस्कृति के क्षेत्र में, जी, मतलब बेगूसराय में क्या प्रतिभा है, उस प्रतिभा को एक नया मंच देने के लिए उन्होंने जो प्रयोग किया है, उनकी जो परिकल्पना है, इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं, उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं, और उनके लिए गीत भी हम 2 लाइन सुनाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये काम कोई बिरले ही करते हैं, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में है वो उसी क्षेत्र में काम करते हैं, ये अपने क्षेत्र से अलग हट के एक नया काम कर रहे हैं। जी, इसलिए ये आप बहुत देर से बोल भी रहे थे कि मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूं, हमें याद आ गया कि आप क्या कह रहे थे। ये गोपाल दास नीरज की एक रचना थी। जी, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, जी, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। जी, तो इस पंक्ति को लगता है कि वो चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, करने की एक पहल कर रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए मैं उन्हें समर्पित कर रहा हूँ ये गीत। जी, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे
उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। जिनका दुख लिखने की खातिर मिली न इतिहासों को सियाही, कानूनों को नाखुश करके मैंने उनकी भरी गवाही। जले उम्र भर फिर भी जिनकी अर्थी उठी अंधेरे में ही, खुशियों की नौकरी छोड़कर मैं उनका बन गया सिपाही। पद लोभी आलोचक कैसे करता दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा थी, श्रृंगार नहीं था। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके तमाम दर्शकों का भी। जी बहुत।